नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार WRPC के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जानते हैं आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का एक पार्ट है जो कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक हमारे संविधान के अंदर वर्णित है या उसके अंदर मेंशन है या लिखित है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आर्टिकल 25 के ऊपर करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म करके फिर अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के अंदर संविधान जब लागू हुआ उसके बाद से बहुत सारे अधिकार मिले। तो उन अधिकारों में से ही एक जो अधिकार आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि हमारे जो धर्म है उसके प्रति जो हमें फ्रीडम मिली हुई है, जो अधिकार प्राप्त हैं संविधान के अनुसार, वह आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक मेंशन है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि हम अपने धर्म को, अपने धर्म का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जो नागरिक जिस धर्म से बिलोंग करता है वह उस धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है। परंतु जो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार हमें अधिकार देते हैं, उनके अनुसार हम किसी और व्यक्ति के धर्म के प्रति उसको आघात नहीं पहुंचाएंगे, उसके धर्म की आलोचना नहीं करेंगे। हमारा अधिकार जो देता है संविधान, वह ये देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को हम छोड़ सकते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो मुस्लिम भी बन सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं। तो यह अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिए हैं, जो कि आर्टिकल 25 के अंदर मेंशन है। आज के टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल अपने पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 26 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी हमारी थोड़ी वेबिनार्स की काउंट जो है वो हफ्ते की वो बहुत कम हो गई है, तो इसलिए अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप अपने अपने सवाल रखें। धन्यवाद। जी जी साथियों, किसी का कोई सवाल है क्या? यस, मेरा सवाल है। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग नैन्सी जी, बताएं। मेरे को ये पूछना, जैसे आपने अभी बोला राइट टू फ्रीडम ऑफ अपना रिलीजन, कुछ भी हम अपना सकते हैं। इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई टिप्पणी या वो कुछ कर रही हूँ, बट इन जनरल मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे जा रहे हैं। वो अपने घरों में नहीं प्रेयर कर सकते हैं, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, क्रिश्चियंस के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैडम, इस हम सब, कौन सी स्टेट की, क्या हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं? हाँ, खासकर ज्यादातर जैसे मैं बता रही हूँ यूपी का, यूपी में ज्यादा हो रहा है, दिल्ली में भी कई जगहों पे हुआ है अलग अलग, लेकिन मैक्सिमम जो टॉर्चर करा जा रहा है ये यूपी में हो रहा है। मैम एक्चुअली देखिए, जो मैं आप सभी को पहले बता चुका हूं कि यदि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके अगेंस्ट हम डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32 में हमारे पास रेमेडी है उसको अवील करने की कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है और ये फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। तो उसके लिए डायरेक्ट अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएं तो आर्टिकल 32 में जा सकते हैं, और अगर हम हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहें तो 226 नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 या 35 आर्टिकल 32
32 सुप्रीम कोर्ट में। हाँ जी, अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो। ओके। और अगर हम बिफोर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 226 के अंदर रेमेडी है। 226। हाँ, ओके। तो हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और ऑनरेबल को, ये वो हमारा वायलेशन है, हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन है। हम्म। यदि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि वायलेशन है तो वो उसको पनिश करेंगे जिसने वायलेट किया है हम्म। या उल्लंघन किया है हमारे संविधान का, हमारे मौलिक अधिकारों का। हम्म। तो देखिए, क्योंकि अगर संविधान हमें ये अधिकार दे रहा है कि हम अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, है ना। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो देखो, एक नाइफ को भी कोर्ट के अंदर ले जाना ऑफेंसिव है ना। यस। लेकिन अगर हम सिख धर्म की बात करें तो वो कृपान लेके जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें फंडामेंटल राइट है उनका, राइट। है ना। तो अगर आपका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट, एज पर योर कन्वीनियंस आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके। ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी एक्चुअल में जो पोजीशन है वो आपको ग्राउंड रियलिटी ज्यादा अच्छे से पता होगी कि रीजन क्या है, अगर कोई किसी को प्रेयर नहीं करने दे रहा, या फिर रीजन क्या है कि कोई अगर आपकी मतलब कोई Yes. ऐसा, हाँ हाँ। जैसे कि जैसे अभी अब जैसे हिंदूज में मुझे ज्यादा नहीं पता हिंदूज का, लेकिन जैसे आप लोगों में होता है अलग अलग होता है, कोई ब्राह्मण है, कोई कायस्थ है, या कोई अलग है। इसी प्रकार क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। तो जैसे कैथलिक्स हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए, पेंटाकॉस्टल हो गए, ये अलग अलग होते हैं। तो इन पेंटाकॉस्टल्स के जो होते हैं अलग से कोई चर्च नहीं होते हैं, ये घर में ही अपना प्रेयर करते हैं, घर में ही बैठ के प्रेयर करते हैं। लेकिन बाकी जो है जैसे कैथलिक्स वगैरह हो गए या प्रोटेस्टेंट्स वगैरह, इन लोगों के चर्चेस होते हैं प्रेयर करने के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों को चाहे कहीं पे भी हो इंडिया के अंदर, मोस्ट ऑफ द पीपल उनको पता नहीं है कि भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी ऐसे अलग अलग वो है, मतलब क्या बोलते मतलब हैं। सब कास्ट से हो गई, जैसे हमारे अंदर भी होता है ना कि हमारा रिलीजन एक है हिंदू, हमारी सब कास्ट हो गई, कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, तो ये सब चीजें, तो आपके अंदर भी सब कास्ट हो गई है, ठीक है ना। हो गए, उसको राइट। कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है जी। अब ये भी इन मैडम मेरे को, अगर मैं कहूँ तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से लाइफ में मुझे भी फर्स्ट टाइम ही पता लगा है कि ये भी होता है वहां पर। हाँ जी, हाँ जी, मैं जी बता रही हूँ, बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन मैरिड टू अ हिंदू। तो ब्राह्मण के साथ मेरी शादी हुई है, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, ही इज अय्यर ब्राह्मण। तो इसलिए मेरे को अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी का हेलो मुझे पता सर। करके, या तो अब जैसे ये सर हो मैं रहा बोल है, सकती जी जी, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। तो अब जैसे ये हो रहा है, अभी इनका अलग अलग जैसे है, तो अब पेंटाकोस्टल जो है अगर बड़े पैमाने में है तो उनका कोई चर्च होगा तो होगा, अदरवाइज मोस्टली ये मेरी लोग घर। आवाज आ रही है सर? जी मैडम, श्वेता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ ये सर, मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरे पापा बताइए। की डेथ हो गई 2021। मैडम एक सेकेंड, मैडम आप सुन पा रहे हैं कि हम अभी नैन्सी जी से बात कर रहे हैं। सर मुझे आवाज नहीं आ रही है क्लियर से। हाँ, तो ओके आपको ओके। ना, आप, हाँ, आपको आवाज थोड़ा इंश्योर करना पड़ेगा, मैं भी बोलता हूँ, आप फिर बताइएगा, ठीक है। ठीक है मैं ठीक। जी नैन्सी जी। हाँ जी, तो इस वजह से ये लोग जब घर में प्रेयर करते हैं तो इन लोगों को ज्यादातर जो आरोप लग रहे हैं क्रिश्चियंस के ऊपर है कि धर्मांतरण का। जबकि जैसे आप बता रहे हैं कि हमारा संविधान हमें देता है, हमारी मर्जी है, कोई हिंदू बने, कोई क्रिश्चियन बने, कोई, अब मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मंदिर में भी जाती हूँ, मुझे अगर कल को उनका रीति रिवाज या धर्म पसंद आ जाता है तो मेरे को फ्री वो है कि मैं कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट करूँ। तो यहाँ घर में भी प्रेयर होता है, तो ये लोग कह रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है, और ये करके वहां आके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोगों को मार पिटाई कर रहे हैं, काफी मतलब प्रॉब्लम से। या उसके आप लिए भी मैडम आप ना डायरेक्ट डीएम को कंप्लेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, वहां पर जी, एक कंप्लेंट लिखें और उनको बोले कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, राइट। उल्लंघन है, और कृपया इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ओके। क्योंकि ओके। हमें, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उसे जी। अपना सकते हैं। अब जैसे अगर सपोज करो हम हिंदू हैं तो हम भजन गा सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपके में प्रेयर करते हैं या फिर कुछ और भी करते होंगे, वो आपको जी। अच्छे से पता होगा ना। तो अब जैसे हमारे में बॉडीज को क्या करते हैं, हम जलाते हैं, आपके में दफनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल को आपको मना कर देंगे नहीं आप दफनाएंगे, नहीं आप जलाएंगे। तो वो तो फंडामेंटल राइट है आपका, तो उसके लिए आप डायरेक्ट डीएम को कंप्लेंट कर सकते हो और वो उसके ऊपर एक्शन लेगा।
ओके, मेरा एक और छोटा सा सवाल है, अगर श्वेता जी माइंड ना नहीं नहीं, करें। आप जल्दी से बताएं, इतनी देर में तो बात ठीक है, सवाल ही पूरा हो जाएगा जी। क्वेश्चन मेरा यह है, क्या हम किसी सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं क्या? मैडम रीजन क्या है? रीजन जैसे फादर इन लॉ है, मान लो बहू को छेड़ रहा है या गलत निगाह रख रहा है, बेटा जब नहीं होता तो किधर, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के वजह से चौड़ में बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। क्योंकि एक केस मेरे पास ऐसा आया है, वो रोज बोलती है मैं बच्ची को समझा बुझा के भेज दे रही हूँ, पर अभी कुछ अति हो रही है जिस वजह से वो लड़की आके कहती है मैम मैं क्या करूँ। मैंने बोला मैडम ठीक सुनो, है, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बता बात सुनो, यहीं स्टॉप करो। जी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का नाम आपने सुना है? हाँ जी, हाँ जी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ये कंप्लेंट फाइल हो सकती है बिफोर वुमेन पुलिस स्टेशन ओके, या फिर बिफोर वुमेन कोर्ट। वुमेन ये कोर्ट या आपके, हाँ, आप कहीं भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस में डायरेक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, वहां भी कर सकते हैं कंप्लेंट केस 200 की सेक्शन। अब वो छोड़ो, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए, तो वो समन ट्रायल चला लिया जाएगा वहां पे। और अगर उसको डायरेक्टली फाइल करते हैं आप पुलिस स्टेशन में, तो फिर पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, देन उसे चार्जशीट कर देगी, ठीक है। तो वहां पर मैडम कोई भी ऐसा लॉ नहीं है या फिर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि जो सीनियर सिटीजन को उसके अंदर कोई भी एग्जेम्पशन मिला हुआ हो। ओके, ठीक है। ओके, और दूसरी बात, ये तो हो गई वुमेन, ठीक है। अब आपके पास एक सेपरेट रेमेडी है आईपीसी के अंदर, कि अगर आप आईपीसी के अंदर भी स्टॉकिंग का सेक्शन है, आई थिंक 370, नहीं अभी सेक्शन याद नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी, 354 का कोई सबसेक्शन है आई थिंक। तो वो स्टॉकिंग का सेक्शन है। अगर आपको कोई छेड़ता है, मॉलेस्ट करता है, तो इन सब के लिए आईपीसी के अंदर भी प्रोविजन है, जिसके लिए आप डायरेक्टली पुलिस के पास भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, देखिए मैडम, ऐसा नहीं है ना कि अगर सपोज करो कोई 80 साल का व्यक्ति कहीं पे डकैती डाले तो उसको कोर्ट इसलिए बेल दे दे या छोड़ दे कि नहीं यार तुम तो 80 साल के हो, तुम तो अब जाने ही वाले हो, राइट, नहीं छोड़ सकते ना। तो उसके खिलाफ भी प्रॉपर ट्रायल चलाया जाएगा, प्रॉपर चार्जशीट किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, ओके, बाकी की चीजें है ना। तो ये ठीक है, दोनों रेमेडी उनके पास में है। 1091 डायरेक्टली पुलिस के पास मतलब वुमेन हेल्पलाइन पे फोन हो सकता है। ये तो नंबर्स आप लेडीज को याद रहने चाहिए हमेशा। 1091 ऑल इंडिया का नंबर है ये वुमेन हेल्पलाइन का, ठीक है। जहां भी स्टेट से होगा वहां इंटरकनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैडम। तो ओके, चलिए, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जी श्वेता जी, आप क्या कह रहे थे, बताएं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं रांची झारखंड से हूँ। जी मैं आई एम द ओनली डॉटर, मेरे भाई बहन नहीं है, और मैं अपने बेटे के साथ अपने मम्मी पापा के साथ ही शुरू से रही हूँ, जब से शादी हुई उसके बाद से ही। क्योंकि डिवोर्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, और मेरे फादर के डेथ के बाद मेरे रिलेटिव्स मेरी मम्मी को रख लिए हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं सर। एक तो हम लोग को घर से निकाल दिया गया है, और दूसरी बात है बहुत ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन, बहुत सारे एलिगेशन लगा चुके हैं। और जैसे मेरे जो रिलेटिव, जैसे कि मैं अपनी मम्मी को प्रताड़ित करती हूँ, मेरा और बेटा हम लोग सुनते नहीं है, हम लोग चोरी करते हैं, ये करते वो करते हैं, क्योंकि तो मेरे कंप्लेंट आपकी सपोज मम्मी करती है, रिलेटिव करते हैं? नहीं, मम्मी नहीं करती, रिलेटिव करते हैं। मेरी मम्मी मैडम उसकी कोई 70 ऑथेंटिसिटी नहीं है। राइट। और सर यहाँ पर दिक्कत ये हुआ है कि यहीं के डीएसपी एसपी हैं सारे मेरे मौसा लोग, तो अपने पावर का पुरजोर फायदा 2 साल से उठा रहे हैं, और मैं कोशिश पे कोशिश किए जा रही हूँ। आप क्या कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या रिलीफ जैसे चाहिए? मैं वुमेन सेल पे गई थी, उन्होंने मेरा रिपोर्ट नहीं लिखा, बोले कि नहीं सबरीना मैम, यहाँ तक कि मेरे सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट थाना गई थी, तो उन्होंने कहा नहीं आपके मौसा लोग हैं, हम लोग के वो पे आ जाएगा, तो एसपी ने मेरा वो कंप्लेन नहीं लिया। मैं फिर मैडम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ओके ठीक है अब मैं आपको एक, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, आई एम सो सॉरी। हाई आप एक कोर्ट। काम करो, हाँ, आप एक काम करो, आपकी जो भी तकलीफ है ना, आप उस तकलीफ को लिखित में लिखो, ठीक है। तो लिख लिया मैंने। पुलिस स्टेशन में जा रहे हो और वुमेन सेल में जा रहे हो, वो नहीं ले रहे, ठीक है। नहीं ले रहे सर, अब नहीं ले आप एक काम करो, बाहर जाके रहे। जो आपकी कंप्लेंट है, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी ठीक है सर। कंप्लेंट कितने पेजेस की है? सर बहुत लंबी है, मतलब 10-12 पेजेस की है। ठीक है, वो 10 के 10 पेज को आप फोल्ड कर लेना, ठीक है। ठीक है। उसे किसी लिफाफे में मत रखना। ठीक है सर। उस, अब जो लिफाफा बनेगा ना, जैसे आप फोल्ड करोगे 3 फोल्ड या 4 फोल्ड करोगे तो हम्म, एनवलप टाइप बन जाएगा वो। ठीक है सर। साइड से उसको बंद कर देना, हम्म। और उसके ऊपर एड्रेस लिखना पुलिस स्टेशन का। ठीक है सर। समझ गया मेरी बात? ठीक है सर।
क्योंकि वो एड्रेस जो है ऐसा नहीं कि एनवेलप निकाल के उसका कंटेंट्स चेंज कर देगा, है ना। समझ गई सर, यस। तो अब वो एक्चुअल में एनवेलप हो गया, लेकिन वो कंप्लेंट है। ठीक है सर। आप उस कंप्लेंट को स्पीड पोस्ट कर दो। ठीक है सर। जब वो स्पीड पोस्ट हो जाएगी तो फिर आप 8 दिन के बाद आरटीआई फाइल कर देना कि ये कंसर्न, और उसके अंदर ये लिखना कि ये मेरे मौसा जी, ये फलाना जी, ये ढिंका जी, ये ठीक है सर। सो पोस्ट को होल्ड करते हैं और अपना दबदबा बनाते हैं और हमारी कंप्लेंट को प्रोसेस नहीं होने देते हैं, पुलिस स्टेशन भी डरता है, ठीक है ना। यस तो सर। जब आप ये लिखेंगे ना कि मैं चाहती हूँ इसके ऊपर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो फिर क्या होगा कि उस पर पुलिस उस पर एक्शन लेने के लिए बाउंड डाउन हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। अगर आपने देखा होगा मैडम, अभी आप मीडिया में भी अगर देख रहे होंगे तो मिनिस्टर्स के ऊपर भी, अगर राइट दिल्ली सर। की बात करें तो मिनिस्टर्स भी, एक शराब घोटाले के अंदर, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, या फिर और कितने सारे मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी पुलिस, मतलब पुलिस के अंदर, उनकी पहचान मिनिस्टर से अच्छी किसकी अप्रोच होगी, है ना। यस उन्हें सर। भी जेल जाना पड़ता है ईडी में या सीबीआई के केसेस में। तो फिर उस कंडीशन में फिर पुलिस को काम करना ही पड़ेगा उसके। ओके सर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आरटीआई लगाएंगे, आरटीआई के अंदर वो आपको जवाब देंगे कि आपको क्यों आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रही, क्यों उसकी कोई एक्शन नहीं हो रहा। देन फिर क्या होगा, आपकी रेमेडी ओपन हो जाएगी। ठीक है सर। आरटीआई के लिए मुझे रांची में क्या करना पड़ेगा सर? पहले मैडम आप जो मैंने कहा वो कंप्लेंट लगा लो। ठीक है सर। ओके, ठीक ठीक है ना। मैं फिर I'll do आरटीआई that. के बारे में बताता हूँ। थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी बताएं साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज। जी अगर सर टाइम है तो एक और क्वेश्चन है मेरा। जी बताएं। सीनियर सिटीजन है, शी इज समवेयर अराउंड 60-62 की, उनके ना हस्बैंड है ना फैमिली है, कोई भी नहीं, सिर्फ एक बेटी है। बेटी उनका ख्याल नहीं कर रही है और उनको एमपी में सतना कोई जगह है, वहां पे ओल्ड एज होम में उनको डाला हुआ है। जब ये यहाँ पे थी तो इन्होंने कोई गाड़ी खरीदी थी लोन में। तो अब क्या है, वो बेटी जॉब नहीं करती है, मदर को देखती नहीं है, उनको ओल्ड एज होम में डाला हुआ है। अब जो बैंक वाले, जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया था, वो बैंक वाले उनको काफी हरास कर रहे हैं। वो लेडी ने अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट दिखा दिया, उनके नाम पे ना कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है। कह रही मैं खुद ओल्ड एज होम में पड़ी, मैं नहीं करे, आप गाड़ी ले जाइए। तो वो क्योंकि गाड़ी यूज करी हुई है 2 साल से, तो बैंक वाले नहीं मान रहे हैं और उनको मेंटली काफी टॉर्चर करा जा रहा। तो इस सिचुएशन में क्या एज होम के अंदर तो कोई भी बैंक अप्रोच ही नहीं कर सकता, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उनका फोन से उनको कर रहे हैं, फोन करके अभी बुलाया गया। वो अब लेडी 13 तारीख को, सॉरी 13th को, वो एमपी से स्पेशली। देखो मैडम, पहली चीज तो अब आप एक बात समझना, अगर आप किसी से लोन लोगे तो आपको पे तो करना पड़ेगा। हाँ वो तो मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन अब ये जो सुनो, ये जो लोन है ये सिक्योर लोन है ये। जी ठीक है। तो सिक्योर लोन में गाड़ी, बैंक जो है गाड़ी को टोचिंग कर लेगा या फिर उसको उसका पोजीशन हैंड ओवर कर लेगा अपने पास में। ठीक है। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में बैंक को आप राइटिंग में लिख के दे दो कि भाई मेरी गाड़ी आप लेके जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज कि आप गाड़ी को खुद हैंड ओवर कर दो बैंक में, अगर आपको पता गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है तो। बोला है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो वैल्यू गाड़ी का जो लगा रहे हैं, कह रहे हैं जो आपने हमें अमाउंट देना है, अभी अगर हम सेकेंड हैंड करके गाड़ी को लेते हैं तो वो वैल्यू नहीं आ रही है, आपको पूरा मैडम उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। सिक्योर लोन के लिए ना लॉ बना हुआ है बेसिकली, लेकिन वो बैंकिंग लॉ है। मैं स्पेसिफिकली आपको सेक्शंस वगैरह नहीं बता सकता, लेकिन सिक्योर लोन के अगेंस्ट ना कोई आपको हैरेस नहीं कर सकता। और जहां पर भी आपको हैरेस किया जा रहा है वहां पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दो आप। ठीक है ना। सिक्योर लोन में वो प्रॉपर्टी को जो सिक्योरिटी लेते ही इसलिए, अगर सपोज करो प्रॉपर्टी है तो उसको पोजेशन ले लेंगे, उसका बैंक गाड़ी है तो उसको उठा लेंगे या जो भी करेंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी थोड़ी है। उसके लिए कोई हैरेस नहीं कर सकता। आप हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल कर दो पुलिस स्टेशन में, कंसर्न बैंक के मैनेजर के नाम पर। ओके ओके ओके, थैंक यू। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज। हेलो सर, मेरा सवाल है सर। जी हेलो।
जी बताएं। सर अभी आपने आर्टिकल 25 बताया, राइट टू फ्रीडम, और फ्रीडम नहीं था, एमपी। हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मतलब हाँ धर्म के राइट लिए राइट। जो हमें हाँ मौलिक राइट अधिकारों सर। के अंदर। जी। उसमें उसमें सर देखो, एमएलए एमपी जो रहते हैं, जो हिंदुत्व पे बात करते हैं, ये हिंदुत्व पे रिलीजन पे बात करना गलत बात है, तो आप हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं क्या? क्यों मैडम, क्या गलत बात है, बताएं आप प्लीज मेरे को पहले। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बताएं। हिंदुत्व पे इन लोग अलग अलग गलत गलत बात बोलते हैं ना। कोई एमपी जो अभी समझो मध्य प्रदेश में भी एक एमपी था, उन्होंने हिंदुत्व पे गलत बात बताया। क्या कहा, बताओ क्या कहा, मैं जानना चाहता हूँ ना, क्या गलत कहा। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा कि राम भक्त को पूजा पूजा कीजिए, राम भक्त ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा उन्होंने वहां पर ये किया। उनका नाम मुझे याद नहीं है, मगर किसी ने तो उनके ऊपर केस डाल दिया था। मगर ये एक केस डालना राइट है क्या गलत है, मुझे नहीं, यही पूछना ये है। अगर मैडम किसी ने, अगर किसी, मैंने अभी आपको क्या कहा, हमारा संविधान, हमारा धर्म, हाँ हमारा कानून हाँ हमें सिर्फ उस हद तक हाँ। अधिकार प्राप्त कराता है जब तक हम किसी और की हद में ना घुसे। ओके ठीक है ना। अब मैं अगर हिंदू ओके हूं, तो ओके। आप ये, मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदू धर्म है, मैं भगवान का प्रचार करूंगा, मैं शिव जी को मानूंगा, चाहे मैं भोलेनाथ को मानूंगा, या फिर हनुमान हाँ जी को मानूंगा, या शेरों वाली को मानूंगा, मैं किसी को भी मान सकता हूँ। लेकिन अब मैं हाँ। ये कह दूं कि तुम मुस्लिम को मत मानो, ये गलत बात है। ओके। ठीक है ना। तो मैं तो ठीक किसी है। को भी मान सकता हूँ, धर्म ने मुझे फ्रीडम दी है ना, तो उसी तरीके से ओके। उसके धर्म के लिए उसको फ्रीडम दी है। बराबर है, अब अगर सही कोई बात मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने सॉरी, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाना चाहता है, तो मैं उसे पकड़ लूं तो गलत होगा कि नहीं तुम नमाज पढ़ने नहीं जाओगे। है। ओके। ठीक है ना सही मैडम। बात है। तो वो ओके देखने वाली बात है कि उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया और क्या गलत किया। ओके। ठीक है। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज बताएं, नहीं तो हमारा टाइम समाप्त हो जाएगा। नमस्ते सुनील सर। सर। अच्छा। हेलो। जी बताएं। हेलो। जी बताएं। हेलो बोलिए। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सबरीना हाँ रांची हाँ, से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे मुझे घर से निकालने के बाद मैं वापस नहीं जाऊं या मम्मी को नहीं प्रोटेक्ट करूं, उसके लिए कैरेक्टराइजेशन बहुत मतलब मेरे मौसा लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए बाद में मैं क्या कोई केस दायर कर सकती हूँ हाँ सेल्फ मैडम, कर रिस्पेक्ट के? सकते। नहीं, आप अभी सेल्फ रेस्पेक्ट पे क्यों जा रहे हो, पहले तो जो नहीं उन्होंने अभी नहीं, बाद ऑफेंस में किया सर, है। बाद नहीं, में। बाद में तो मैडम वो रेमेडी आप देखोगे ना, हम्म। वो लॉ के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि क्या रेमेडी आप अवेल कर सकते हो। क्योंकि सर कोई भी अगर कैरेक्टराइजेशन किसी के बारे में बात कर रहा है तो ये भी तो छूट नहीं है ना। अगर मैं किसी को बोलूंगी आप गलत हो, वो तो मैं जज नहीं कर सकती हूँ। और हाँ लड़कियों में कोर्ट वो। खासकर नारियों में बहुत ज्यादा ये होता है, मेरे साथ तो हो रहा है सर। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन हम्म। आप पहले तो कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बारे में सोचें। हाँ वो तो कर रही हूँ सर, आपने ठीक है पूछा ना। था ना हाँ कोई डाउट है तो मैं बस क्लियर करना चाहती थी। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, वो जब ऑफेंस हो जाएगा ना, तो फिर तब हम उसकी रेमेडी अवेल करेंगे। तो वो ठीक है हम सर। कर सकते हैं, ऐसा कोई ओके नहीं ओके। है। ठीक है ना। ठीक है सर। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो। जी बताएं। जी सर, मैं करिश्मा बात कर रही हूँ। जी करिश्मा एक्चुअली जी। मुझे 5 साल हो गए मेरी शादी को और मुझे 2 बेटियाँ हैं। तो अभी मैं मतलब मेरा केस मैंने फाइल किया है हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का और मेंटेनेंस का। एक्चुअली 5 साल से काफ़ी टॉर्चर उनकी तरफ से मिल रहा है, उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे भी उँगली उठाई है, ऊपर से मतलब मेरे मिसबिहेव किया है, मारपीट की है, मेरे पेरेंट्स को भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो इसलिए फिर मैंने एक लीगल एडवाइस ली, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि आप है ना मेंटेनेंस के लिए फाइल करो और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तो तो आपके अभी हस्बैंड आपको खर्चा नहीं देते थे क्या महीने का? नहीं नहीं नहीं, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं। मैं जॉब करती हूँ तो मेरी जॉब के भी अगेंस्ट थे, मैं अपने जॉब से कवर करती थी बट वो नहीं देते आप थे। मैडम कितना कमा लेते हैं महीने में? मेरा 20 से 20 तक हो जाता है मेरा। और आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं और वो कितना कमा लेते हैं? वो मतलब सेल्स में है, वो एज ए मैनेजर में है, तो उनका 30-40 है। मतलब घर में वही थे मतलब करने वाले,
तो मैं इतना उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती थी, इतना मेरा इशू था भी नहीं फाइनेंस के लिए, ठीक है मैं अपना मैनेज कर लेती थी, लेकिन उनके तरफ से कभी मुझे खर्चा मिला नहीं है। इवन हॉस्पिटल के लिए भी उन्होंने मेंटली भी मेरे साथ में काफ़ी किया है। फर्स्ट डिलीवरी हुई मुझे, कोविड का टाइम था, उस टाइम मुझे डिप्रेशन आया था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हम एक बार काउंसलिंग ले लेते डॉक्टर से, हम दोनों जाते हैं, बट उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने इनडायरेक्टली हॉस्पिटल में कॉल करके मुझे एम्बुलेंस बुलवा के मुझे डायरेक्ट भर्ती करवा दिया। 15 दिन मुझे वहाँ पे एडमिट करवाया और उसका पूरा चार्ज उन्होंने मेरे पापा से कवर करवाया, और मैं 15 दिन मेरी बेटी से अलग थी। देखो मैडम, अगर डॉक्टर ने 15 दिन आपका ट्रीटमेंट किया तो इट मीन्स आप उस टाइम बीमार थे। बीमार नहीं थी, मतलब मैं डिप्रेशन में थी और मैं खुद मैडम को हार्म डिप्रेशन कर रही बीमारी तो है। जी। अगर डॉक्टर ने 15 दिन आपको एडमिट रखा तो किसी न किसी बिहाफ पे तो रखा होगा ना, कुछ तो प्रेस्क्राइब कर रहे होंगे वो आपके लिए। लेकिन मैंने कभी कंसल्ट नहीं किया वो डॉक्टर से, उन्होंने डायरेक्टली है ना, उन्होंने अपना ही सजेशन लेके किया। हाँ मैडम ठीक है, देखो एज ए हस्बैंड तो आदमी कर सकता है ना, अगर उससे लगता है मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है तो उसका, देखो अब अगर मैं सोचूं क्या ट्रीटमेंट ना कराए तो हस्बैंड खराब है और करा दे तो खराब हो गया यहाँ पे, तो बेचारा क्या करे फिर। अच्छा, है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। हाँ, अगर उन्होंने डॉक्टर को ये बोला कि भाई आपको डिप्रेशन की जगह आपके सर में दर्द की दवाई चलाने लग गया डॉक्टर, और उसको डॉक्टर को गलत गलत बोला तो ऑफेंस क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप, उन्होंने लिटरली नींद की गोलियां मुझे मेरे को असाइन मैडम करवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की ना वो, तो जी। गलती तो डॉक्टर की होगी। और देखो डिप्रेशन में मैडम नींद की गोलियां जरूर प्रिस्क्राइब होती हैं। मैं मेडिकल ऑफिसर नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज कहती है ना, तो वहां तक, क्योंकि डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन है कि आदमी जागता रहता है, ज्यादा सोचता रहता है, अपनी एक लिमिट से ज्यादा सोचना डिप्रेशन है और कुछ नहीं है। तो उसके अंदर जनरली या तो हाइपर टेंशन हो गया जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो हो गया। इसके अंदर डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब ही करते हैं नींद की गोलियां। तो अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो इट मीन्स कुछ ना कुछ वजह रही होगी। अच्छा, ठीक है, तो मैं दोनों पे उंगली नहीं उठाऊंगा, आपके हस्बैंड पे भी और उन पे भी। डॉक्टर को लगा होगा कि आप बीमार हो तो उसने प्रिस्क्राइब की, ठीक है ना। हाँ, अब मेंटेनेंस की बात करते हैं मैडम। अगर आपके हस्बैंड 40,000 कमा रहे हैं और आप भी 20 कमा रही है, तो आप मेंटेनेंस के तो एंटाइटल हुए ही नहीं। मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल हूँ या नहीं? आप नहीं हो, बट बेटियां का खर्चा बेटियां एंटाइटल है मैडम। ओके, लेकिन आप जो मेरे बेटियों का, साथ में मेरा नहीं होगा मेंटेनेंस, लेकिन मेरे साथ में जो मारपीट उन्होंने की है और मुझे वो घर तो से बाहर उन्होंने निकाला है, बच्चों वो के तो साथ मैडम में उन्होंने डोमेस्टिक निकाला है वायलेंस का इशू है ना, उसके लिए तो आपने जी। या तो डोमेस्टिक वायलेंस की कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल किया होगा, या फिर आपने पुलिस स्टेशन में 498A में FIR करा दी होगी वो तो। हाँ, मैं जब 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तो तब भी उन्होंने हाथ उठाया था, उस टाइम पे तुरंत मैं पुलिस स्टेशन गई थी। हाथ उठाने बट का रीजन क्या रहा मैडम, उन्होंने मारा था मुझे। क्यों मारा था? उस टाइम पे थोड़ा सा हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था और लिटरली उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, मेरे जो स्टमक है, पेट है, वहां पे भी मारा, जूता, मतलब बहुत गंदे तरीके से उन्होंने मारा। तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, तो मुझे पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ा। कोई बात नहीं, तो उसमें तो पुलिस ने कार्रवाई की होगी फिर। उन्होंने समझाया, मैं FIR नहीं लिखाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि ठीक है आप उनको समझा दीजिए, क्योंकि वो ड्रिंक करके मार रहे हैं और वो ड्रिंक करते हैं। तो उन्होंने मुझे हाथ उठाया, तो उन्होंने समझाया कि ठीक है आप लोगों का मैटर इतना बड़ा नहीं है, तो आप लोग, उन्होंने काउंसलिंग दिलाई और फिर मैटर सॉल्व कर दिया। तो मैंने भी उसी तरह से जाने दिया। फिर सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद में कुछ टाइम गया, काफी अच्छा चला हमारा, बट उन्होंने वापस, उनका ड्रिंक तो चालू ही रहता है, और वो लेट नाइट आए और उसमें वो गुस्सा हो गए, खुद ही गुस्सा हुए। उन्होंने मेरे पापा को कॉल करके उनको मतलब गंदा बोला, उन्होंने मिसबिहेव किया। चलो वो तो खैर, और उसके लिए तो आपने कोर्ट में रेमेडी अवेल कर ली ना, कंप्लेंट केस फाइल कर और रखा है मेरे ना, तो पास वो प्रूफ कोर्ट भी है डिसाइड कर देगी। हाँ, वो तो कोर्ट डिसाइड कर देगी, वो जी। उनको पनिश कर देगी। अगर आपने सबूत लगा दिए कोर्ट के अंदर, साबित कर पाए, तो वो तो कोर्ट डिसाइड कर देगी। हाँ, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस सिर्फ आप बच्चों का क्लेम कर सकते हैं, अपना नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा, आपके बीच में सैलरी का भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अच्छा। ठीक है मैडम। तो मुझे इसमें ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे अभी हमारी पहली हियरिंग चली गई, तो वो आए नहीं, उन्होंने हॉस्पिटलाइज्ड का इशू बताया, और कोई ये बात नहीं। इसके पहले भी उन्होंने ऐसे सुसाइडियल वाले जो के है कर चुके हैं। तो मुझे मतलब इनडायरेक्टली धमकाने के लिए या इमोशनली करने के लिए उन्होंने पहले ये तो अटेम्प्ट आपने कर चुके कंप्लेंट हैं। में लिख दिया होगा ना मैडम। हाँ, हाँ, ये तो अटेम्प्ट बस कर ठीक चुके। है। इस डर के वजह से मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि वो ऐसे करते हैं।
कोई तो बात अभी नहीं, वो तो वही आपने है लिख दिया तो वो कोर्ट डिसाइड कर देगी। जी। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि अभी सेकेंड हियरिंग में भी अगर वो नहीं आते हैं तो क्या रहता है, मतलब आ क्या जाएंगे मैडम, फर्स्ट हियरिंग में एग्जामिशन ही तो दी है उन्होंने, हॉस्पिटलाइज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड में आ जाएंगे वो। और वो कैसे मतलब कॉल वॉल करते हैं फैमिली में के थ्रू, कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमें ऐसा कांटेक्ट, मेरी लॉयर तो बोले कि नहीं करो, बट क्या हमें बात करना चाहिए? नहीं, वो मैडम आपके लॉयर ने आपको क्या सजेस्ट किया? लॉयर ने तो यही बोला है कि आपको स्ट्रिक्टली अभी बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हाँ तो रहना है। मैडम आपको उनकी बात माननी चाहिए अभी, जी उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा, क्योंकि उन्होंने आपका केस बनाया है, आपकी कंप्लेंट पड़ी है, उस बिहाफ पे उन्होंने सोच के कुछ ना कुछ कहा होगा, ठीक है ना? अच्छा। जी, कहाँ पे केस फाइल किया आपने? मैंने गुजरात में फाइल की हूँ और ठीक है, मेरा ससुराल है नागपुर महाराष्ट्र का। ठीक है, जी तो आप चिंता ना करें, आपके लॉयर ने जो एडवाइस किया बिल्कुल सही किया होगा। ओके जब हमें लगेगा ना कि कुछ गलत हो रहा है तो हम कुछ और एक्शन के बारे में बताएंगे, अभी तो पुलिस चार्जशीट कर देगी उस केस को। ओके नहीं, वो तो चार्जशीट के लिए तो गया ही नहीं ना, 498 तो विड्रॉ हो गया था, कोई बात नहीं, उसके अंदर पुलिस यही काम करेगी, जो हाँ कोर्ट है वो डिसाइड करेगी, मेंटेनेंस भी डिसाइड कर देगी आपकी, और वो भी डिसाइड कर देगी, ठीक है? अच्छा। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बोलते हैं हस्बैंड कि क्योंकि लीगली मैं जा रही हूँ तो वो तो एग्री हो जाएंगे कॉम्प्रोमाइज के लिए या वो सेटलमेंट के लिए भी हो सकते हैं, बट मुझे इतने जल्दी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मतलब मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मैं सेपरेशन ही जाना से ही लेना चाहती हूँ। तो इसमें कैसे फैमिली का प्रेशर भी आ जाता है कभी मैडम कभी। देखो, वो आपकी पर्सनल कॉल है, जी आप जाना चाहें, आप उनके साथ रहना चाहें, वो आपकी नहीं, पर्सनल तो कॉल है। कैसे मतलब डिवोर्स के लिए फोर्स आ सकता है क्या? क्योंकि मुझे डिवोर्स तो नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको मैडम? डिवोर्स नहीं चाहिए, विथ मेंटेनेंस और सेपरेशन चाहिए अभी। तो मैडम सेपरेशन ही क्यों चाहिए आपको? वो इसलिए चाहिए क्योंकि मैं उनके साथ रहने में मुझे कोई इशू नहीं है, बट जो कोई 5 बात नहीं, साल, आपने तो डाइवोर्स फाइल नहीं किया ना, नहीं नहीं नहीं, तो 5 फिर साल आपको में जो डाइवोर्स हुआ थोड़ी मिल है, जाएगा। 5 साल में जो हुआ है ना, वो थ्रेटन के वजह से मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है जाने का। मेरी बात सुनो, अगर आपने डाइवोर्स फाइल नहीं किया है नहीं नहीं। तो आपको डाइवोर्स थोड़ी मिलेगा, अभी तो मेंटेनेंस की आप क्लेम कर रहे हो, वो मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस ही मिलेगा, अच्छा ठीक है ना? अच्छा बाकी वो आपकी अपनी पर्सनल कॉल है कि आप जाना चाहें या रहना चाहें, ठीक है ना, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो साथियों, इसी के साथ ही हमारा आज का समय समाप्त हो चुका है और मैं आप सभी से धन्यवाद के साथ आज्ञा लेना चाहूंगा। हम कल फिर मिलेंगे एक और वेबिनार के साथ। आज के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। वेलकम, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू।